दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फिर से। और देखिए आज जब हम बात करने वाले हैं लोक नृत्य के बारे में, तो लगभग हम जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के लोक नृत्य को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, फ़ायदेमंद रहेगा आपको और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और जैसा कि हर साल लगभग सभी एग्ज़ामों में, यानी कि स्टेट पीएससी के साथ साथ एसएससी और जो एसआई वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी फोक डांस पे क्वेश्चन पूछ ही देता है कि ये कहाँ का है या फिर इसकी क्या विशेषता है। वैसे नॉर्मली पूछता है कि ये डांस कहाँ का है ना। तो लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो इसका ये जो होते हैं थोड़ी सी शास्त्रीय नृत्य से अलग होते हैं, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य में जहाँ उसके नियम कायदे बिल्कुल स्थिर होते हैं और उस नियम के अनुसार ही वो होते हैं। लेकिन लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो ये खुशी का नृत्य त्यौहार होता है और अक्सर इसको लोग अनाज काटने के समय या फिर कुछ त्यौहार या फिर विवाह में, साथ ही साथ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या फिर वर्षा के लिए जो प्रार्थना किया जाता है उसके समय इस डांस को करते हैं। तो लोक नृत्य थोड़ी सा इसका निश्चित व्याकरण और अनुशासन नहीं होता है। तो हम शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्यों से, जिसमें लावणी, कोली, गौरीचा, टिपरी, गोफ और काला ये शामिल है। तो अगर हम लावणी नृत्य की बात करें तो ये महाराष्ट्र का विशेष प्रकार का नृत्य होता है और इसमें गाँवों में ये तमाशे के अंतर्गत आता है। और इस नृत्य में क्या होता है, यानी कि लावणी नृत्य की अगर हम बात करें तो स्त्रियां जो होती हैं ये परंपरागत आंचलिक गीतों को गाकर प्रदर्शन करती हैं। साथ ही साथ ये थोड़ी सी उत्तेजक होता है और इसमें स्त्रियां संगोदय यानी कि सारेबाजी के द्वारा ठिठोलियाँ करती हैं। तो ये चलता है लावणी नृत्य। यहाँ दूसरा है जो उसका नाम है कोली। अगर कोली नृत्य की हम बात करें तो कोली नृत्य क्या होता है, ये नृत्य यानी कि कोली नृत्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर सागर के किनारे रहने वाले मछुआरों के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में यानी कि कोली नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। जबकि अगर हम गौरीचा नृत्य की बात करें तो गौरीचा नृत्य ये महाराष्ट्र में कृषकों का एक धार्मिक लोक नृत्य है और इस लोक नृत्य में गौरी के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। और इस नृत्य के अंतर्गत जो मंडलियाँ होती हैं एक दूसरे मतलब घूम घूम कर यानी हर घर जाकर नृत्य को संपन्न करती हैं। इसके बाद जो अगला है वो है टिपरी नृत्य। तो अगर टिपरी नृत्य की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है और इसमें टिपरी के रूप में डंडे का प्रयोग किया जाता है और इसे सामूहिक रूप में इस नृत्य को किया जाता है। जबकि गोफ नृत्य की बात करें तो ये लोकप्रिय और कलात्मक लोक नृत्य है गोफ। तो इसमें क्या होता है, हाथ और पैरों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जबकि इस नृत्य में यानी कि गोफ नृत्य में अधिकांशतः लड़कियां और स्त्रियां ही भाग लेती हैं। और इसमें क्या करती हैं कि एक कुंदे में रंग बिरंगा रस्सियां बांधी जाती हैं और इनमें एक हाथ में रस्सी और एक हाथ में लगभग 1.5 फुट का एक डंडा होता है, जिसको गोफ बांध वाले लय से घूमते हुए एक विशिष्ट शैली की चोटीनुमा गोफ तैयार करते हैं। तो ये गोफ नृत्य कहलाता है और ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो है काला नृत्य। तो काला नृत्य की अगर हम बात करें तो ये भी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथ ही साथ इस नृत्य का आयोजन गोकुल अष्टमी के दिन किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ गुजरात की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ के जो नृत्य हैं, मुख्य नृत्य हैं, वो हैं गरबा, गरबी, डांडिया और पनिहारी। इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं लेकिन जो फेमस हैं उनकी हम बात कर लें तो गरबा नृत्य की अगर हम बात करें तो ये गुजरात राज्य में प्रचलित स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है गरबा। इसके अलावा इस यानी कि गरबा का आयोजन मुख्य रूप से नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है और इस नृत्य का उद्देश्य अम्बा माता यानी कि दुर्गा माँ की आराधना करना है। और इस नृत्य में गरबा के प्रतीक के रूप में मिट्टी के एक घड़े में क्या करते हैं, घड़े में चारों ओर से छेद होता है और उसमें दीपक रखकर उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर तथा सिर पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है। ये गरबा होता है। ठीक है, और ये जैसा कि कहा कि ये स्त्रियों का महत्वपूर्ण है। और हम गरबी की बात करें तो ये भी ये गरबा के समान ही होता है, लेकिन ये मेनली पुरुषों का त्यौहार है, पुरुषों का नृत्य है गरबी। और इसके दो थोड़ी सी पद संचलन के नियम होते हैं वो थोड़ी सी नियम अलग होते हैं। इसके बाद डांडिया जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो गुजरात प्रांत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसमें स्त्रियां क्या करती हैं, अपने हाथ में छोटे छोटे रंग बिरंगे डंडियाँ लेकर गोलाई में खड़ी होकर गीत गाती हैं और अलग अलग घेरे बनाकर परस्पर डंडे बजाती हैं। साथ ही साथ इस नृत्य में यानी कि डांडिया लोक नृत्य में गायन, लय, गीत और ये सभी जो है ना बहुत तेज़ गति से होते हैं। तो ये डांडिया हो गया। इसके बाद पनिहारी नृत्य। तो इसका अगर हम बात करें तो इस यानी कि पनिहारी नृत्य को गागर लोटी गरबा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या करती हैं पनिहारी में कि इस नृत्य में स्त्रियां क्या करती हैं, सर पर एक बड़ा गघड़ी रखती हैं, गागर रखती हैं और उसके ऊपर छोटी सी लोटा रख देते हैं या लोटी रखते हैं और वृत्ताकार घूमते हुए नाचती हैं। और मेनली पनिहारी की बात करें तो इसमें जब
बॉडी बैलेंसिंग यानी कि शारीरिक संतुलन इस लोक नृत्य का एक प्रमुख आकर्षण होता है। इसके बाद हम चलते हैं पंजाब की तरफ, जहाँ से जो मेनली हैं दो हैं, भांगड़ा और गिद्धा। तो भांगड़ा की अगर हम बात करें तो पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसमें वीर रस की प्रधानता होती है भांगड़ा में। साथ ही साथ ये नृत्य पुरुष एवं महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में क्या होता है कि शुरू में लय जो होता है धीमी होता है, लेकिन धीरे धीरे तेज होते हुए बाद में बहुत ही तेज हो जाती है भांगड़ा में, है ना। साथ ही साथ भांगड़ा में हाथ और पैरों का संचालन विशेष रूप से होता है और इसमें क्या है, ढोलक नगाड़ा आदि का प्रयोग विशेष रूप से किया ही जाता है भांगड़ा में। इसके बाद गिद्धा की बात करें तो ये भी पंजाब का एक विशेष लोक नृत्य है जिसे मूलतः स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इस लोक नृत्य का आयोजन मुख्यतः मांगलिक यानी कि शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इसके बाद हम चलते हैं राजस्थान की तरफ, जहाँ के लोक नृत्य हैं घूमर, कठपुतली नाच, झांझी, तेरातली और गीदर, पनघट नृत्य। ये यहाँ के लगभग प्रमुख नृत्य हैं। तो घूमर की बात करें तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रचलित लोक नृत्य है और इसमें सिर्फ स्त्रियाँ ही भाग लेती हैं घूमर लोक नृत्य में। साथ ही साथ इस लोक नृत्य का आयोजन यानी कि घूमर का आयोजन शादी विवाह और पारंपरिक उत्सव तथा दुर्गा पूजा एवं टोली आदि के अवसर पर किया जाता है। और घूमर को क्या है कि इस नृत्य को घूम घूम के किया जाता है, इसलिए इस लोक नृत्य को घूमर नृत्य कहा जाता है। इसके बाद जो कठपुतली नाच कहते हैं तो ये भी यहाँ का लोक नृत्य है और इसमें कठपुतली नृत्य करने वाले नर्तक को कठपुतली भाट कहा जाता है। साथ ही साथ इस नृत्य का आयोजन यानी कि कठपुतली नाच का आयोजन उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं उनके समारोह, शादी विवाह आदि में किया जाता है। इसके अलावा तो अगर कठपुतली नाच की हम बात करें तो इसमें गायन के लिए एक स्त्री और एक पुरुष होता है। साथ ही साथ इसमें जो गायक होता है वो भी ज़रूरी जो संवाद होते हैं वो बोलता है और ये मतलब नॉर्मली सवाल जवाब की शक्ल में होता है कठपुतली नाच। और कठपुतली नाच के अंतर्गत हम आने वाले किसी विषय की बात करें तो इसमें अमर सिंह राठौर की जो कहानी है सबसे ज़्यादा प्रचलित होती है। इसके बाद झांझी नृत्य, अगर इसकी बात करें तो ये भी राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है और इसमें झांझी के रूप में छोटे छोटे मटके जो कि छेद युक्त होते हैं उनमें दिए रखे जाते हैं और फिर स्त्रियों के द्वारा इन मटकों को सिर पर रखकर सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। तो झांझी नृत्य राजस्थान का है। इसके बाद तेराताली, ये भी नृत्य राजस्थान में किया जाने वाला एक आधुनिक नृत्य है तेराताली। तो इसमें क्या करते हैं, इसके प्रस्तुतिकरण में 2 महिलाएं होती हैं और लेकिन इसमें जो गाते हैं उसमें गायन का कार्य पुरुषों का होता है। और इसके अलावा यानी कि तेराताली नृत्य में नर्तकी के पैरों और हाथों में घंटियां बंधी रहती हैं जिन्हें नृत्य के समय लय के साथ बजाया जाता है और इस नृत्य में जो गीत प्रस्तुत किया जाता है वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित होता है। तो तेराताली राजस्थान का एक लोक नृत्य है और जो कि आधुनिक नृत्य भी है। इसके बाद गीदड़ नृत्य की बात करें तो ये भी एक राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य का आयोजन शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी से होलिका दहन तक किया जाता है और ये एक प्रकार का ख्याल है जिसमें स्वांग धारण करके कलाकार किसी भी विशेष घटना के आधार पर भावनात्मक अभिनय करता है। और जो ये नृत्य है गीदड़ लोक नृत्य, ये रात्रि के तीसरे पहर में किया जाता है। साथ ही साथ लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और सीकर के जो यहाँ के गीदड़ नृत्य हैं ये तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा पनघट नृत्य की बात करें तो ये भी राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे जेघड़ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और ये एक ख्याल टाइप का ही नृत्य है जिसमें युवतियाँ क्या करती हैं, सर पर गगरी रखकर नृत्य करती हैं। ये पनघट नृत्य कहलाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ जहाँ का छपेली और गढ़वाली नृत्य लोक नृत्य जो है प्रसिद्ध है। तो छपेली का अगर हम बात करें तो ये सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है उत्तराखंड का और इसमें 2 नर्तक होते हैं जो प्रेमी प्रेमिका या फिर भाई बहन या फिर जीजा साली कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें सहजता उल्लास की व्यक्ति होती है और इसमें नृत्य जो है वो जोड़ी के अनुसार ही गीत रचना गाकर नृत्य किया जाता है। यानी कि जैसा जो कंडीशन रहेगा, अगर भाई बहन है तो उनके आधार पर गाना गाया जाएगा या फिर जीजा साली जैसा भी हो उस आधार पर इनमें गाना गाया जाता है। तो ये छपेली नृत्य की बात हो गई। दूसरा है गढ़वाली नृत्य, तो ये भी उत्तराखंड से ही संबंधित है। तो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये भी मतलब छपेली भी जितना फेमस है उतना गढ़वाली नृत्य भी वहाँ उत्तराखंड में फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या है, तो जब ये खेती में लगे फसल को काटने के बाद जब
जो प्रसन्नता होता है उसको व्यक्त करने के लिए गढ़वाली नृत्य करते हैं, और ये सामूहिक लोक नृत्य होता है। इसके अलावा इस नृत्य को बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ मनाया जाता है, गढ़वाली नृत्य को। इसके बाद हम बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ तरफ। उससे पहले मैं बता दूँ, उत्तराखंड में कुछ और लोक नृत्य हैं जिनकी हम चर्चा यहाँ पे कर ही लें। इसमें दो है, एक है चौफुला नृत्य और दूसरा है पंडौ नृत्य। ठीक है, तो चौफुला नृत्य की अगर हम बात करें तो ये गढ़वाल अंचल में स्पेशली एक खुशी का त्यौहार है, खुशी का नृत्य है, जिसमें है कि ये मतलब चौफुला नृत्य को इस मान्यता के आधार पर मनाया जाता है कि भगवान मतलब माँ पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया था। तो चौफुला नृत्य इसीलिए उत्तराखंड में गढ़वाल अंचल में किया जाता है, और इसमें पैरों की थाप और ताली का विशेष महत्व होता है। जबकि एक और अन्य है, वो है पंडौ नृत्य। तो इसमें क्या है, इसमें लगभग 250 से 300 नर्तकों का जत्था होता है, वो मैदान में बड़े पैमाने पर इस नृत्य को करता है। और विशेष रूप से पंडौ नृत्य को नवरात्रि के समय किया जाता है, और रात्रि के प्रथम पहर में इसकी शुरुआत होती है, और नौबत बजाकर नृत्य की जो अग्नि है वो जलाई जाती है। उसके बाद नृत्य पूरी रात चलती है पंडौ नृत्य में। साथ ही साथ इसमें तुर्री, रणसिंघा, ढोल और दमो आदि के वादक भी सम्मिलित होते हैं। और इसके अलावा अगर हम पंडौ नृत्य की बात करें तो इसमें पांडवों के जीवन संघर्ष की पूरी गाथा को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये था उत्तराखंड का लोक नृत्य। अब आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो यहाँ जो मुख्य है वो है पंथी और पंडवानी, बहुत सारे अन्य हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पंथी की अगर हम बात करें ना, पंथी नृत्य की, तो ये छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें सतनामी समुदाय के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। और इसमें इस नृत्य के गायन में सतगुरु की प्रशस्ति की जाती है, और साथ में इस नृत्य में पुरुष समूह जो है ढोल और झांझ की लय के साथ गाता है, और धीरे धीरे लय इसमें तेज होता है, और उसके बाद नर्तक पद संचालन के साथ विशेष प्रकार की मुद्राएं बनाता है। ये पंथी नृत्य कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पंडवानी, जिसे कि अभी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। तो ये भी छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और इसमें ये क्या है, पंडवानी की अगर हम बात करें तो ये भी पांडवों की कथा से संबंधित है। जिस तरह हमने आपको बताया कि उत्तराखंड में जो एक नृत्य है जिसका नाम है पंडौ नृत्य, वो भी पांडवों से संबंधित है, जबकि जो छत्तीसगढ़ का पंडवानी है ये भी पांडवों से संबंधित है ना। तो इस लोक नृत्य में क्या करते हैं छत्तीसगढ़ में कि जो नर्तक होता है वो वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य एवं अभिनय कर पांडवों की कथा का प्रदर्शन करते हैं। और इस लोक नृत्य में एक तारा वाद्य यंत्र का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में पंडवानी जो ये लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है। तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं आजकल रितु शर्मा और झाड़ू राम देवांगन और तीजन बाई, जिनमें तीजन बाई ने इसे यानी कि पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। और ये भी पूछता है कि ये जो तीजन बाई है ये कहाँ की गायिका है या फिर किस प्रकार की गायिका है, तो ये पंडवानी गाती हैं और छत्तीसगढ़ की हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं आगे तो असम की बात करते हैं। असम में बहुत सारे नृत्य हैं जिसमें बिहू सबसे ज़्यादा प्रमुख है। तो ये 3 प्रकार का है, बोहाग बिहू, माघ बिहू और बैसाख बिहू। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है और यूपीएससी में तो अक्सर इसके ऊपर कभी कभार 1-2 साल मतलब 1 साल या 2 साल गैप पर बिहू के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये पूछता है कि ये है या उसका हिस्सा या नहीं। तो जैसा कि कहा आपसे कि बिहू के 3 हिस्से होते हैं। अगर बिहू की बात करें तो असम राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा ये लोक नृत्य जो क्या है, मीरी, कचारी और खासी जनजातियों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। तो जो इस नृत्य को करते हैं उन जनजातियों का नाम है मीरी, कचारी और खासी। और जैसा कि कहा कि बिहू नृत्य का 1 वर्ष में 3 बार आयोजन किया जाता है। पहला बोहाग बिहू, दूसरा माघ बिहू और तीसरा बैसाख बिहू। तो बोहाग बिहू की बात करें तो इसका आयोजन नव वर्ष के स्वागत हेतु वर्ष के पहले दिन किया जाता है। जबकि माघ बिहू की बात करें तो इसका आयोजन धान की फसल पकने पर किया जाता है, यानी कि लगभग अक्टूबर-नवंबर में ये माघ बिहू मनाया जाता है। जबकि बैसाख बिहू की बात करें तो इसका आयोजन वसंत उत्सव पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो है झुमरा नृत्य और माडू भागी और कुछ अन्य है, तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। उससे पहले हम झुमरा नृत्य की अगर हम बात करें तो ये एक वहाँ असम का एक प्रचलित प्रमुख लोक नृत्य ही है। और इसमें ग्वालों की कथा का वर्णन किया जाता है। और इस लोक नृत्य में ग्वालों की व्यथा का यानी कि ग्वालों का जो परेशानी होता है उसका वर्णन किया जाता है। और जिनकी पत्नियां कृष्ण के साथ रास करने चली जाती है उसके ऊपर यह आधारित है। यानी कि
श्री कृष्ण के ऊपर आधारित है झुमरा नृत्य। जबकि इसके बाद जो है माडू भांगी नृत्य, तो ये असोम के सताराओं का एक अनुष्ठानिक नृत्य है और एक सामूहिक नृत्य है जिसे कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और जो अन्य नृत्य है असम की, अगर उसकी हम बात करें तो इनमें शामिल है नट पूजा, कलिपोलस, खेल गोपाल और नहारास, बुगुरुम्बा, बिछुआ, अंकिया नाट, होबजा नाई, तबल, चौबंगी, ये सब असम के लोक नृत्य हैं। हम आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ के राउफ, हिकात और मंदजास यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो हम राउफ की बात कर लें तो ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का। और ये नृत्य क्या करते हैं, फसल कटाई हो जाने पर स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में यानी कि राउफ नृत्य में ग्रामीण स्त्रियाँ 2 पंक्तियों में विभाजित होकर आमने सामने खड़ी हो जाती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 15 स्त्रियां होती हैं जो एक दूसरे के गले में बाहें डालकर मतलब नृत्य करती हैं। राउफ नृत्य कहलाता है। और इस लोक नृत्य में लगभग वाद्य यंत्र नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नागालैंड की तरफ, जहाँ की बैम्बू नृत्य, नुरालिम, कुमिनागा, खैवा ये प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। जिसमें बैम्बू नृत्य के बारे में जान लीजिए आप, तो ये वहाँ के आदिवासियों का एक प्रमुख नृत्य है। और इसके अंतर्गत क्या करते हैं, लकड़ी के गोल बड़े बड़े डंडों को लेकर नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में क्या करते हैं, कुछ नर्तक जो होते हैं वो नीचे बैठकर खड़े और तिरछे रूप में डंडे बिछा लेंगे और फिर दोनों तरफ से डंडों को मिला देते हैं और उसको बजाते हैं। और कुछ नर्तक क्या करते हैं, इन डंडों से बने उन जो जगह बचता है उसमें एक पैर डालकर नाचते हैं। और ये ये नृत्य है बैम्बू नृत्य बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसके लिए अभ्यास चाहिए, क्योंकि ज़रा भी गड़बड़ हुआ तो पैर में चोट लग सकता है, लेकिन फिर भी इसे करते हैं लोग। और ये बहुत ही प्रसिद्ध है बैम्बू नृत्य नागालैंड में। अब बढ़ते हैं मणिपुर की तरफ, जहाँ बहुत सारे नृत्य हैं जिसमें एक बसंत रास, संकीर्तन नृत्य, थांगटा नृत्य और थावल चोंगबी नृत्य, कीतलम, लाई हरीबा, ये मणिपुर के हैं। तो बसंत रास की बात करें तो ये यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथ ही साथ ये नृत्य यानी कि जो बसंत रास है ये कृष्ण भगवान से संबंधित है, यानी कि कृष्ण के लीला से संबंधित है। और इस नृत्य में राधा और कृष्णा के प्रेमालाप का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। और संकीर्तन नृत्य की बात करें तो ये भी मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। साथ ही साथ इस लोक नृत्य का आयोजन धार्मिक पर्व, विवाह और शिशु जन्मोत्सव समय पर किया जाता है। और इस लोक नृत्य में क्या करती हैं कि पुरुष और स्त्रियां पंक्तिबद्ध होकर नृत्य करती हैं और ये धीरे धीरे इनका नृत्य बहुत तेज हो जाता है। और संकीर्तन नृत्य को ध्यान रखिएगा, वर्ष 2013 में इसे यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है संकीर्तन नृत्य। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है थांगटा नृत्य। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये मणिपुर राज्य का एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है, यानी कि इसके त्यौहार के समय इसको किया जाता है, पूजा भी की होता है। साथ ही साथ ये तलवार और भालों के साथ किया जाता है थांगटा नृत्य। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है थावल चोंगबी नृत्य। तो इसकी बात करें तो ये भी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इस नृत्य का आयोजन होली पर्व के लगभग आसपास किया जाता है। और ये लोक नृत्य बिना किसी प्रकार के भेदभाव के साथ प्रस्तुत किया जाता है और इस नृत्य को हाथ में हाथ डालकर गोला बनाकर सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कीतलम और लाई हरीबा, तो ये भी यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सिक्किम की तरफ, जहाँ का जो प्रमुख लोक नृत्य है जिसका नाम है सिंघी छाम। और ये एक प्रकार का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। और इसमें क्या करते हैं, जो नर्तक होते हैं वो ऐसे वस्त्र पहनते हैं जो कि रोआं जिसमें होते हैं रोएदार वस्तुओं से सुसज्जित होते हैं जो बर्फ़ के शेर का प्रतीक होता है। साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं, खांग चैन घेंगपा जो कि कंचनजंगा की चोटी है उसको ये लोग इस पर्व मतलब इस नृत्य में श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद कर्नाटक की तरफ बढ़ते हैं तो जहाँ के जो प्रमुख नृत्य हैं वो है यक्षगान, भूतकोला या जिसे भूत आराधने भी कहा जाता है, फिर कुर्गा और कुनीता, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो यक्षगान की बात करें तो ये लगभग ग्रामीण प्रकृति का नृत्य होता है जो कि नृत्य और नाट्य का एक मिश्रण है। साथ ही साथ लगभग ये 400-450 वर्षों से ये नृत्य प्रचलित है और इसका जो विषय है ये हिंदू महाकाव्य से संबंधित होता है। साथ ही साथ यक्षगान की अगर हम बात करें तो इसके भाषा की बात करें तो ये भाषा कन्नड़ है और लेकिन जो इसकी वेशभूषा है वो कथकली के समान है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है आपको बताया था, तो जान लीजिए। तो कथकली जो कि केरल का
शास्त्रीय नृत्य है ना। तो उसी की तरह इसकी वेशभूषा होती है। और इस लोक नृत्य में यानी कि यक्षगान में क्या करते हैं, विदूषक और सूत्रधार जो होते हैं मुख्य भूमिका निभाते हैं। और इस लोक नृत्य को पहले भगवता राता के नाम से जाना जाता था। और शुरू में यानी कि जब ये यक्षगान का शुरुआत हुआ उस समय इस शैली का प्रयोग कृष्ण की कथाओं के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में विष्णु के 10 अवतारों को चित्रित किया जाने लगा और उसमें इसका प्रयोग होने लगा। साथ ही साथ इस लोक नृत्य में यानी कि यक्षगान में कथानक का बयान, संगीत, नृत्य ये सब अभिनय के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है भूत कोला या जिसे भूत आराधना। ये भी कर्नाटक का एक प्रकार का लोक नृत्य है, तो जिसमें इसे भूत आराधना भी कहा जाता है। तो ये क्या है, शैतान की पूजा भी कहा जाता है। तो ये कर्नाटक की एक लोकप्रिय नृत्य की विधा है जिसमें प्रदर्शन से पूर्व शैतानों की प्रतीक को पहनकर प्रतिमाओं को एक आधार पर रख दिया जाता है और नर्तक उन्मुक्त होकर नृत्य करता है। साथ ही साथ जैसे इस प्रकार से नृत्य करता है जैसे कि उस पर किसी आत्मा ने कब्जा जमा रखा हो। तो ये हो गया भूत आराधना। इसके बाद कुर्गा है और कुनीता भी है। ठीक है, अब हम केरल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ के जो लोक नृत्य हैं वो उनमें शामिल है ओट्टम, कुड़ियोट्टम, कालियट्टम और भद्रक पिस। देखिए, कुड़ियोट्टम को कृष्ण अट्टम भी कहा जाता है। तो कृष्ण अट्टम की बात कर रहे हैं तो ये कथकली से मिलती जुलती शैली का नृत्य है ये। साथ ही साथ ये लगातार 8 रात तक चलने वाला नृत्य है कुड़ियोट्टम। और इस नृत्य में भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्र चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो ये है। और आगे बढ़ते हैं। और जो अन्य नृत्य हैं उनकी अगर चर्चा करें तो उनमें शामिल है, अन्य नृत्य में शामिल है थाली नृत्य। तो इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाने वाला एक प्रकार का लोक नृत्य है जिसमें संतुलन का विशेष महत्व होता है। और इसमें क्या होते हैं कि थाली पर खड़े होकर पैर का एक भार साथ रखते हैं तथा शरीर को संभालना और घूम घूम कर नृत्य करना इस लोक नृत्य की प्रमुख विशेषता है। तो थाली नृत्य की अगर हम बात करें तो बताया आपको कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान का एक विशेष लोक नृत्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें शामिल है होली नृत्य। तो होली नृत्य की अगर हम बात करें तो होली नृत्य इसका आयोजन होली के अवसर पर किया जाता है। साथ ही साथ ये राधा कृष्ण की होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और ये नृत्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से प्रचलित है। इसके बाद एक अन्य है वो है चट्टा नृत्य। तो चट्टा नृत्य की अगर हम बात करें तो चट्टा नृत्य क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। और इस लोक नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से भाग लेते हैं। और इस नृत्य की जो गति है प्रारंभ में धीमी होती है, बाद में धीरे धीरे तेज हो जाती है, जिससे दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है। और इस नृत्य का आयोजन मेलों और तमाशों में किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शिकारी नृत्य। तो शिकारी लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो ये आसाम और पश्चिमी बंगाल की पहाड़ियों में बसने वाले भीलों के द्वारा किया जाता है और इस कारण इसे भील नृत्य भी कहा जाता है। और इस लोक नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो जानवर की खाल पहनकर सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पदायनी नृत्य। तो ये नृत्य केरल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में देवी के मंदिरों में किया जाता है। और इस लोक नृत्य में मुखौटों के द्वारा विभिन्न देवी देवताओं का स्वांग किया जाता है और संगीत और गायन से परिपूर्ण ये लोक नृत्य रात भर चलता है। और इसका नाम क्या है, पदायनी नृत्य, है ना। तो पदायनी नृत्य की अगर हम बात करें तो बताया आपको कि ये जो है रात भर चलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कजरी नृत्य, है ना। तो कजरी नृत्य की हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथ ही साथ ये कृषकों का नृत्य है जिसमें जो अच्छी फसल के लिए प्रकृति की आराधना में किया जाता है। और इसके बाद है कजरी के बाद नौटंकी, जिसे कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और ये सामाजिक विषयों पर आधारित एक परंपरागत नाट्य नृत्य है नौटंकी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विदेशिया नृत्य। तो विदेशिया नृत्य क्या है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों की एक प्रमुख ग्रामीण लोक नृत्य है और जहाँ पे सर्वाधिक प्रचलित है। साथ ही साथ ये नृत्य है विदेशिया नृत्य, इसकी रचना मूल रूप में भिखारी ठाकुर के द्वारा किया गया था, जबकि वर्तमान समय में इसकी तर्ज पर काफ़ी ही नाटकों का रचना किया जा चुका है। और इस लोक नृत्य का जो मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक एवं पारिवारिक विषमताओं को उजागर करना और बुराइयों को समाप्त करने के लिए नीति एवं मर्यादा का उपदेश देना भी विदेशिया नृत्य का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो विदेशिया नृत्य उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ ये नृत्य चलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है छऊ नृत्य। तो देखिए छऊ नृत्य जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्य में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है।
और छौ शब्द यानी कि जिसे हम छाया और मुखौटे मान सकते हैं का उसका सूचक है। और इस लोक नृत्य की यानी कि छऊ लोक नृत्य की 3 शाखाएं हैं। पहला सरायकेला, दूसरा मयूरभंज और तीसरा है पुरुलिया। तो सरायकेला जो कि झारखंड में है लेकिन मूलतः उड़ीसा माना जाता है, और मयूरभंज जो कि उड़ीसा है, और तीसरा जो है वो है पुरुलिया। पुरुलिया यानी कि पश्चिम बंगाल लेकिन मूलतः झारखंड की शैली है। तो यानी कि 3 शाखाएं हैं छऊ नृत्य की, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। तो अगर हम छऊ की बात करें तो इसमें पौराणिक कहानियों का जो वर्णन है उनको किया जाता है, और उसके लिए शक्तिशाली युद्ध संबंधी संचालनों का प्रयोग किया जाता है। जबकि कुछ कथाओं में स्वाभाविक केंद्रीय भावों तथा जैसे सर्प नृत्य या मयूर नृत्य का भी प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि आपसे कहा कि इस नृत्य की 3 शैलियाँ हैं। पहला है सरायकेला शैली, दूसरा है मयूरभंज शैली और तीसरा पुरुलिया शैली। तो सरायकेला और पुरुलिया के जो छऊ हैं उनमें ही मुखौटों का व्यवहार होता है। और जैसे छऊ की बात करें तो ये शुरू में पुरुषों का नृत्य था, लेकिन बाद में इसे स्त्रियों के द्वारा भी सीखा गया और अपना लिया गया। और ये ऐसा लोक नृत्य है जिसमें शिकारी परंपरा की झलक भी दिखती है। साथ ही साथ इसमें गति और पद संचालन एक परंपरागत सिपाही को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की तरह होता है। और ये जो नृत्य है छऊ नृत्य, ये पूजा के या कोई वार्षिक उत्सव या फिर वसंत के उत्सव पर किया जाता है। इसमें शंकर और पार्वती इस लोक नृत्य के प्रमुख देवता होते हैं। साथ ही साथ इसकी जो कथा वस्तु होती है वो महाकाव्य और पुराणों के अलावा प्रकृति से भी लिया जाता है। इसके अलावा इस नृत्य को शास्त्रीय रूप प्रदान कराने में राजा विजय प्रताप सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि छऊ नृत्य अभी लोक नृत्य की श्रेणी में ही आता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसका ये प्रसिद्ध है। कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है आपको बताया मैंने, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में। तो ठीक है, तो झारखंड में सरायकेला और मयूरभंज जो शैली है वो उड़ीसा में, जबकि पुरुलिया ये कि जो पुरुलिया शैली है वो पश्चिम बंगाल में चलता है। तो ये जो नृत्य शैली है काफ़ी उछल कूद से भरी होती है, जो किसी भी जापानी मार्शल आर्ट युक्त नृत्य का आभास कराती है। छऊ नृत्य की बात करें तो बाउल नृत्य है ना, बाउल यानी कटोरा। खैर, तो ये पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और ये सहजिया संप्रदाय के घुमक्कड़ लोगों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है बाउल नृत्य। तो जैसा कि बताया आपको, ये बाउल नृत्य है, ये पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथ ही साथ इसे सहजिया संप्रदाय के घुमक्कड़ लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है काठी नृत्य। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काठी नृत्य के ऊपर। तो काठी नृत्य क्या है, ये पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा ये छड़ी से किया जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य है काठी नृत्य, जो कि पश्चिम बंगाल का है। और ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो इसे अच्छे से दिल से सुनिएगा और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कीर्तन नृत्य। तो ये भी पश्चिम बंगाल में प्रचलित एक लोक नृत्य है, और ये विष्णु पूजा से संबंधित लोक नृत्य है। इसके अलावा जो एक है जात्रा नृत्य, तो ये भी पश्चिम बंगाल में ही है, और ये भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न एक नृत्य नाटक है, जिसमें कृष्ण भक्त तीर्थ यात्राओं पर जाते हुए नाचते जाते हैं, तो यात्रा नृत्य के थ्रू ही जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बिहार की बात करें तो जट जटिन नृत्य और चैता नृत्य। तो जट जटिन नृत्य ये बिहार का एक प्रचलित लोक नृत्य है, और ये नृत्य वर्षा लाने के उद्देश्य से किया जाता है। और इस नृत्य को यानी कि जट जटिन नृत्य को स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा संपन्न किया जाता है। साथ ही साथ चैता नृत्य की बात करें तो ये भी बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और ये बिहार के पटना एवं शाहाबाद क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है, और ये एक प्रकार का फसल नृत्य है चैता। इसके बाद अन्य नृत्यों की हम बात करें तो इसमें तमिलनाडु के शामिल हैं कुम्मी, कोलाट्टम और कावड़ी और पिन्नल कोलाट्टम, है ना। तो जिसमें हम कुम्मी और कोलाट्टम की चर्चा कर ले रहे हैं। तो जैसा कहा आपसे, कुम्मी तमिलनाडु का एक प्रमुख लोक नृत्य है, और ये नृत्य औरतों एवं लड़कियों के द्वारा एक वृत्त के चारों तरफ ताली पीटते हुए किया जाता है, कुम्मी नृत्य। इसके बाद जो कोलाट्टम नृत्य है इसकी बात करें तो ये भी एक छोटी लड़कियों के द्वारा किए जाने वाला एक छड़ी नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यह है चिड़कुला नृत्य। इसकी बात करें तो ये ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का नृत्य है ये, जिसका आयोजन होली के अवसर पर किया जाता है, और इसमें भाभी नृत्य करती हैं और जो देवर होते हैं वो करताल बजाते हैं। और इसमें जो नृत्यांगना होती है यानी कि जो नर्तक होती है वो भारी भरकम चिड़कुला, जिसमें चिड़ियों की आकृति की पंखुड़ी रहती है, जिसमें
38 दीपक रखे होते हैं को सिर पर रखकर करताल की लय पर नाचती हुई भागती हैं। और ख़ास बात ये होता है कि इस नृत्य प्रदर्शन के दौरान न तो चिरकुला गिरता ही है, न इसमें जलते हुए दीपक बुझते हैं। इसलिए चिरकुला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, जो कि ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंग नृत्य की। तो ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का सामूहिक लोक नृत्य है, जो कि होली की शुरुआत से पहले ही शुरू हो जाता है। और इसमें क्या करते हैं, कमरबंद एवं घुंघरू पहनकर पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में चंग नामक एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए इसे चंग नृत्य कहा जाता है। और नृत्य के समय वाद्य यंत्र के रूप में बांसुरी का भी प्रयोग किया जाता है। और गीतों की लय पर इस नृत्य का संचालन गोल घेरे में होता है और शारीरिक घुमाओ फिराओ, मतलब मज़ा आता है देखने में, ठीक है। तो ये चंग नृत्य है। तो चंग नृत्य कहाँ का है, ये राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र का है। वैसे राजस्थान का लोक नृत्य कहा जाएगा, लेकिन अगर शेखावटी क्षेत्र बोलता है तो आपको शेखावटी क्षेत्र ही टिक करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गैर नृत्य। तो ये मेवाड़ क्षेत्र का है, मेवाड़ यानी कि मध्य प्रदेश का हिस्सा। और सॉरी मेवाड़ राजस्थान का ही है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है गैर नृत्य। इसमें क्या करते हैं, सफ़ेद अंगरखा, धोती और सिर पर केसरिया पगड़ी पहनकर ये नृत्य करते हैं। और यह रास नृत्य से पैदा हुआ है, ये उद्गम या विकसित हुआ है ये गैर नृत्य, ठीक है। तो ये मेवाड़ क्षेत्र, राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र में होली के दूसरे दिन से शुरू होकर 15 दिन तक चलता है गैर नृत्य। और इसमें क्या करते हैं, गोल घेरे में ये नृत्य ढोल मंगिया एवं थालियों की थापों पर किया जाता है, ठीक है। तो गैर नृत्य ये भी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का है, यानी कि मेनली राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके बाद कच्छी घोड़ी नृत्य की बात करें तो ये बावड़ियों की जनजातीय नृत्य है। और इसमें एक सजी धजी बनावटी घोड़ी के बीच में युवक द्वारा खड़ा किया जाता है। साथ ही साथ नृत्य के दौरान युवक तलवार भांजते हुए प्रदर्शन करता है, ये कच्छी घोड़ी नृत्य कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है उसकी हम बात करें राय नृत्य, जो कि बुंदेलखंड एमपी का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसमें जो इसे नृत्य करते हैं उसे बेड़नी कहा जाता है। और बेड़नी बहुत ही ज़्यादा श्रृंगार करके और आभूषण पहन के ये नृत्य करती हैं। साथ ही साथ नृत्य के दौरान तिमकी, नगाड़ा और मृदंग, ढोलक, झांझ, मजीरा और बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और इस लोक नृत्य में स्वांग भी किए जाते हैं, स्वांग यानी कि नाटक वगैरह भी किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ढिमरियाई नृत्य जिसे कहा जाता है। ढिमरियाई नृत्य ये भी बुंदेलखंड का एक प्रमुख नृत्य है। और इसमें क्या करते हैं, ये ढीमर यानी कि मछुआरा जाति के लोगों का लोक नृत्य होने के कारण इसे ढिमरियाई नृत्य कहा जाता है। और इसमें क्या करते हैं, ये साफा और कुर्ता पहनकर ये इस नृत्य को करते हैं, जिसमें उनके पैर और कमर का प्रदर्शन देखते ही बनता है, मस्त रहता है। और किसी पुरुष को स्त्री की वेशभूषा में इसमें सम्मिलित किया जाता है। और इस बुंदेलखंड क्षेत्र में दशहरा और होली के अवसर पर इस नृत्य की धूम रहती है। और ये जो नृत्य होता है शाम से शुरू होता है, पूरे रात्रि चलता है। साथ ही साथ इस नृत्य में खंजड़ी, लोटा, सारंगी, मंजीरा और मृदंग आदि का जैसे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत ही काम आएगा ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत।